आज हम शुरू करते हैं पिरामिड्स के विषय में, क्योंकि पिरामिड्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तालाब के जीव संख्या पिरामिड कैसा होगा, जीव भार पिरामिड कैसा होगा, ऊर्जा पिरामिड कैसा होगा, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। इन क्वेश्चन की अवधारणा कॉन्सेप्ट कब से शुरू हुआ और किस वैज्ञानिक ने दिया, पहला क्वेश्चन यही होता है। तो यहीं से बात को शुरू करते हैं। हम जब भी एग्जाम देने जाते हैं तो वहाँ ये क्वेश्चन जरूर आप पाते होंगे कि पारिस्थितिकी पिरामिड से अगर वहाँ पर इकोलॉजी आ रही, चाहे वो यूपीएससी एग्जाम हो, आपका स्टेट के टीचिंग का एग्जाम हो, सीटेट का एग्जाम हो या सुपर टेट जैसी परीक्षाएं हो, वहाँ ये क्वेश्चन पूछना वाजिब भी हो जाता है, क्योंकि इन्वायरमेंट इकोलॉजी जहाँ भी होगा वहाँ क्वेश्चन आता है। तो पहला है कि कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने पारिस्थितिकी पिरामिड की संकल्पना की, तो उनका नाम था चार्ल्स एल्टन। चार्ल्स एल्टन ने खोज की थी कब, तो सन 1927 ईस्वी में, 1927 ईडी, 1927 ईस्वी में खोज की। किसकी? पारिस्थितिकी पिरामिड की या संकल्पना की खोज की। इसलिए इसको एल्टोनियन पिरामिड भी कहते हैं, एल्टोनियन पिरामिड भी कहा जाता है। अब ये जो पिरामिड होता है ये कैसा होता है, तो आपने देखा होगा या मिस्र पिरामिड के लिए प्रसिद्ध है। तो ये पिरामिड का मतलब होता है, फिजिक्स से आप रहे होंगे या साइंस स्ट्रीम से रहे होंगे तो पिरामिड सुना होगा। ऐसी एक संकल्पना होती, ये अगर इस डायरेक्शन में है तो कहते हैं सीधा बना है। कैसा बना है? सीधा। अगर इसकी ये डायरेक्शन हो गई, नुकीला वाला भाग नीचे आ गया, तो कहते हैं पिरामिड कैसा बना है? उल्टा बना है। संकल्पना में ये दो बात कि पिरामिड सीधा है या पिरामिड उल्टा है। अब पिरामिड के अंदर रखेंगे किसको, तो हमने पीछे जब पिछला वीडियो बनाया था या पिछली जो क्लास थी उसमें हमने बताया था कि खाद्य श्रृंखला होती जिसमें उपभोक्ता होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, उत्पादक। तो जिनमें हम सेक्टर में डिवाइड करते हैं, उत्पादक और उपभोक्ता में डिवाइड करते हुए ऊपर तक सर्वोच्च तक जाते हैं। सेम यही कंडीशन यहाँ भी होती है, ऐसा हम डिवाइड करते हुए चले जाते हैं। तो इसमें प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक, चतुर्थ, और यहाँ ऊपर पहुँचते हैं सर्वोच्च को रखते हैं। क्लियर? सेम यही कंडीशन यहाँ भी होती है। यहाँ भी प्राथमिक को रखेंगे, द्वितीयक को रखेंगे, तृतीयक को रखेंगे, और ऊपर जाकर के यहाँ किसको रखेंगे? सर्वोच्च को रखेंगे। समझने वाली चीज यहाँ ये है कि जहाँ पर सर्वोच्च उपभोक्ता की मात्रा धीरे धीरे कम होती चली जाएगी वो पिरामिड कैसा बनेगा? सीधा। जहाँ पर सर्वोच्च उपभोक्ता की संख्या धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी वो कैसा बनेगा? उल्टा। चाहे वो हमारी, अब ये दो संकल्पनाएं किसने दी? चार्ल्स एल्टन ने। और चार्ल्स एल्टन ने कितनी चीज़ों के लिए पिरामिड की संकल्पना की, ये यूपीएससी का टेट एग्जाम का पढ़िया क्वेश्चन है, पूछा भी जा चुका है बिहार वगैरह में। क्वेश्चन देखेंगे कितनी चीज़ें चार्ल्स एल्टन ने जो संकल्पना की उसमें कितनी चीज़ें उनकी संकल्पना के अंतर्गत पिरामिड में आती हैं। पहली बात, दूसरी बात और तीसरी बात, तीनों संकल्पनाओं को अगर हम गौर से देखें तो पहले में इन्होंने बात की संख्या की। किसकी बात की? संख्या की, नंबर्स की। दूसरे में किसकी बात की? तो जीव भार की, जीव भार की। और तीसरे में किसकी की? तो ऊर्जा की। पहले में नंबर, दूसरे में बायोमास और तीसरे में एनर्जी। कितनी बात की? तीन बात। पहले में संख्या, दूसरे में जीव भार और तीसरे में ऊर्जा की संकल्पना प्रस्तुत की। किसने? चार्ल्स एल्टन ने। तो अब हेडिंग डालो, पारिस्थितिकी पिरामिड के भाग। कितने भाग में विभाजित है पारिस्थितिकी पिरामिड? तो जब हम बात करेंगे तो देखो पहला जो इसका होगा उसको हम कहेंगे जीव संख्या पिरामिड, पहला। दूसरे को क्या कहेंगे? तो दूसरे कहेंगे जीव भार पिरामिड, और तीसरे को कहेंगे ऊर्जा पिरामिड। ठीक, तो तीन भागों में डिवाइड कर लीजिएगा। पहला है जीव संख्या पिरामिड, जीव संख्या पिरामिड, जिसको कहेंगे पिरामिड ऑफ नंबर्स।
क्लियर। दूसरा है जिसे हम कहेंगे जीवभार पिरामिड। जीवभार साफ नहीं लिख रहा। जीवभार पिरामिड, जीवभार पिरामिड जिसको कहेंगे पिरामिड्स ऑफ बायोमास। और तीसरा है जिसे कहेंगे जीव ऊर्जा पिरामिड, जीव ऊर्जा पिरामिड, पिरामिड ऑफ एनर्जी। कितने भाग हुए? 3 भाग। तो ये तीनों भाग की जब बात करेंगे तो पहला हमारे पास है, जैसा आपने देखा कि पहला है जीव संख्या पिरामिड, जीव संख्या पिरामिड। दूसरा है जीवभार पिरामिड और तीसरा है जीव ऊर्जा पिरामिड। तीसरा वाला है जीवभार पिरामिड। ठीक, 3 हमारे पास खंड हैं। तीनों खंडों की अगर हम बात करेंगे तो देखो पिरामिड को बनाएंगे कैसे। पहला है जीव संख्या पिरामिड। हम जितनी भी खाद्य श्रृंखलाएं हमारी संचालित होती हैं या तो घास के मैदान में होती हैं, या तो कृषिगत क्षेत्र में होती हैं, या तो वन जंगलों में होती हैं, यही तो व्यवस्था है, या फिर समुद्री भूभाग में, समुद्री भाग में, तालाबों में, इन जगहों पर होती हैं। वो किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में, किसी भी बायो में, जीवों में वास करने वाले प्राणी हो सकते हैं। तो पहली अगर हम संख्या की बात करते हैं तो संख्या पिरामिड भी 2 प्रकार का होता है, जीवभार पिरामिड भी 2 प्रकार का होता है, लेकिन ऊर्जा पिरामिड सदैव एक ही प्रकार का बनता है। कौन से प्रकार होते हैं? जीव संख्या पिरामिड सीधा भी बनता है और उल्टा भी बनता है। जीवभार पिरामिड सीधा भी बनता है और उल्टा भी बनता है, लेकिन जीव ऊर्जा पिरामिड सदैव, ये ऑप्शन एग्जाम में कई बार पूछा गया, सदैव सीधा बनता है। ऊर्जा पिरामिड कैसा बनता है? तो सदैव सीधा बनता है। पहले तो यही बात याद रखनी। अब देखो सारे जीव संख्या पिरामिड, यहाँ बात को लंबा नहीं खींची जाएगी, सीधी बात समझी जाएगी कि जीव संख्या पिरामिड जो है वो सभी के सभी सीधे ही बनते हैं, सभी के सभी सीधे बनते हैं। उल्टा कौन बनता है तो उस पर बात करेंगे। जीवभार पिरामिड भी सभी के सभी सीधे ही बनते हैं, उल्टा कौन सा बनता है तो उसकी बात कर लेंगे। अब देखो पहले सीधा एक समझ लेते हैं, फिर उल्टा की बात करेंगे। सीधा कौन सा बनेगा, कैसे बनेगा? जैसे हमने बात की कि सबसे नीचे कौन होता है, तो सबसे नीचे हमारे पास पादप होते हैं जिन्हें हम उत्पादक के अंतर्गत रखते हैं। उत्पादक होता सबसे नीचे। सबसे नीचे कौन हुआ? उत्पादक। अब जितना उत्पादक होगा उससे कम प्राथमिक उपभोक्ता होगा, प्राथमिक उपभोक्ता होगा। प्राथमिक उपभोक्ता इन द मीन जितना भी उत्पादक है उससे कम कीड़े मकोड़े होंगे, उससे कम कीड़े मकोड़े होंगे, या आप कह लें तो उससे कम गाय होंगी, या आप हिरण लिख लें, जो भी लिख लें। जितने प्राथमिक उपभोक्ता होंगे उससे कम द्वितीयक उपभोक्ता होंगे, उससे कम द्वितीयक उपभोक्ता होंगे। जैसे हमने बात की मांसाहारी में आपके मेढक हुआ, है ना, ये जो मेढक है या गाय को खा रहा शेर है। और फिर मेढक पहले में भाई उत्पादक था, दूसरे में कीड़े मकोड़े थे। मेढक था, मेढक को किसने खाया? सांप ने। और सांप को किसने खाया? तो मोर ने। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते चले गए हमारी प्राणियों की संख्या स्तर दर स्तर कम होती चली गई। तो ये बात किसकी? जीव संख्या की। ये पिरामिड कैसा बनना? सीधा। ये उत्पादक जो है ये कहाँ? किसी कृषिगत भूमि में भी हो सकते हैं, किसी घास के मैदान में भी हो सकते हैं। क्लियर? तो ये जीव संख्या पिरामिड कैसा बनना है? सीधा। अब अगर हम जीव संख्या पिरामिड की ही बात करें तो सीधा तो हमारा वो हो गया था। उल्टा की अगर बात करें तो उल्टन सबसे नीचे हमारे पास वृक्ष होता है, या कोई भी छोटा वृक्ष हो, बड़ा वृक्ष हो, विशालकाय वृक्ष हो,
उसमें उसके ऊपर जितने वृक्ष वृक्ष तो भाई एक प्राणी है जीव संख्या के आधार पर, उससे ज़्यादा उसमें पक्षी होंगे, और जितने पक्षी होंगे उससे ज़्यादा पक्षियों पर पाए जाने वाले सर्वोच्च उपभोक्ता अर्थात परजीवी कीड़े होंगे। तो ये कैसा पिरामिड हमारा बना? उल्टा। पिछला पिरामिड हमारा कैसा था? सीधा। तो जीव संख्या पिरामिड में उल्टा सिर्फ एक ही बनता है। तो याद रखना कि जीव संख्या में उल्टा किसका बनेगा? तो वृक्ष का, ये याद रखो। बाकी सारे जीव संख्या में सीधे बनेंगे। क्लियर? अब बात अगर हम करें कि जीव भार कैसा होता है, तो जीव भार में सभी के सभी सीधे बनते हैं, सभी सीधे बनते हैं। उल्टा जो बनता है वो समझो, उल्टा ही मेन है। सीधा तो भाई जीव संख्या में सभी सीधे, उल्टा कौन बनता है? तो वृक्ष का उल्टा बनता है जीव संख्या में, याद रखना है ना। और जीव भार में सभी के सभी सीधे बनेंगे, चाहे वो जहां का हो। उल्टा कौन सा बनेगा? तो जीव के जब भार की बात आएगी तो उल्टा कौन सा बनेगा? तो आपके तालाब का या समुद्र का अगर कहेगा तो वो उल्टा बनता है। कैसे उल्टा बनता है ये बात समझेंगे। देखो, तालाब कहें या समुद्र कहें एक बात होती, उसमें सबसे नीचे जो तालाब में पाए जाने वाले होते हैं उनको कहते हैं, सबसे नीचे आपका उत्पादक वर्ग होता है, जिनका जीव भार सब तालाब में कम होता है, जिन्हें हम कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन, या आप उसे कह सकते हैं काई। क्लियर? फाइटोप्लैंक्टन को जो खाते हैं उनका जीव भार इससे थोड़ा ज्यादा होता है, जिन्हें हम कहते हैं जलीय पिस्सू, या उन्हें कहा जाता है जू प्लैंक्टन। जलीय पिस्सू कहें या जू प्लैंक्टन। उससे ज्यादा होती हैं छोटी मछलियां, उससे ज्यादा भार छोटी मछलियों का, और छोटी मछलियों से ज्यादा भार होता है बड़ी मछलियों का। क्लियर? इस हिसाब से ये पिरामिड कैसा बनता है? उल्टा। कौन सा? जीव भार का पिरामिड। तो किसका उल्टा बनेगा? एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा किसका उल्टा बनता है, आप कहेंगे तालाब का, आप कहेंगे किसका उल्टा बनता है? समुद्र का। क्लियर? जहां जल की उपस्थिति है वहां के पिरामिड कैसे बनते हैं? उल्टा। बाकी सारे पिरामिड जीव भार के सीधा। तो जीव भार में उल्टा आपने देखा समुद्र या तालाब का है। जीव संख्या में आपने उल्टा किसका पाया था? यहां उल्टा किसका था? वृक्ष का। क्लियर? इसका बात याद रखेंगे। और जीव भार में उल्टा आपने किसका पाया? तो यहां आप लिख लेंगे उल्टा किसका होता है? तालाब का। ठीक, ये दो बातें जरूर याद रखना, पूछे जाते हैं। जब हम बात करेंगे ऊर्जा पिरामिड कैसा होता है, तो ऊर्जा पिरामिड चाहे जिसका हो, ठीक, सबका सदैव सीधा होता है। क्यों? क्योंकि देखिएगा, सबसे ज्यादा ऊर्जा नीचे होती है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम होती चली जाती है। सपोज दैट पिछले हमने वीडियो में बात की थी जिसमें हमने बताया था कि एक वैज्ञानिक थे लिंडेमान, जिन्होंने 10% का नियम दिया, ऊर्जा हस्तांतरण का नियम दिया। सपोज दैट 1000 कैलोरी ऊर्जा है, तो अगले स्तर के लिए ऊर्जा कितने प्रतिशत जाएगी? 10%। और कितने का हानि होगा? 90%। तो 1000 का 10% कितना होता है? 100 कैलोरी। अगले स्तर में कितनी गई? तो 100 का 10% कितना होता है? 10 कैलोरी। अगले स्तर में कितनी गई? 10 का 10% कितना होता है? 1 कैलोरी। अगले स्तर में कितना गई? तो 10 का 10%, 1 का 10% कितना होता है? 0.1। क्लियर? तो इस हिसाब से 10% आगे बढ़ती चली गई, तो ऊर्जा देखो स्तर दर स्तर क्या होती चली गई? कम। ये क्वेश्चन भी आता है कि एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर जाने में ऊर्जा की सदैव होगी क्या? कमी। क्या होगी? कमी। और ऊर्जा का पिरामिड सदैव कैसा बनेगा? तो सीधा। तो ऊर्जा पिरामिड सबका सीधा। उल्टा में जीव भार में केवल तालाब, और जीव संख्या में केवल किसको याद रखना है? वृक्ष को। क्लियर? तो ये थी हमारी पिरामिड की बात। अब हम बात करते हैं पारिस्थितिक तंत्र के वर्गीकरण पर। क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम क्या होता है हमारा? तो सबसे पहले वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ईपी ओडम, जिन्होंने सबसे पहले संकल्पना की पारिस्थितिक तंत्र के वर्गीकरण की। ये क्वेश्चन भी आता है, पारिस्थितिक तंत्र का वर्गीकरण किसने किया, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम किसने किया, या इकोसिस्टम क्लासिफिकेशन इकोसिस्टम के जनक कौन है? तो आप कहते हैं ईपी ओडम है। इन्होंने सबसे पहले ये वर्गीकरण किया, और कितने भागों में किया? तो 4 भागों में।
क्या है इन चारों भागों का मैटर क्या है, क्या इसका पूरा मीन निकला, तो ये बात समझते हैं पूरा छीछा लेकर। तो जब इसके मीन की बात आती है तो देखिए हम आपका स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। पहला हमारे सामने लिखा हुआ है स्वतंत्र पारिस्थितिकी सौर ऊर्जा प्रेरित पारिस्थितिक तंत्र, मतलब जो ऐसे हमारा कोई भी मैदान है, कोई भी भाग है जो सिर्फ किससे चल रहा है, बाय द प्राकृतिक सौर ऊर्जा से, ठीक, उसमें कितनी एनर्जी होगी, स्वतंत्र पारिस्थितिक सौर ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र जो है उसके पास कितनी एनर्जी होती है, तो आप कहेंगे 2000 किलो कैलोरी ऊर्जा। पहला क्वेश्चन, सौर ऊर्जा प्रेरित पारिस्थितिकी तंत्र के पास कितनी ऊर्जा होती है, तो 2000 किलो कैलोरी प्रति वर्ग मीटर। सब में याद रखना, प्रति वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर जो भी आप समझें, प्रति वर्ग मीटर या मीटर की पावर 2 एक ही बात होती। अब हमने कहा प्रकृति अनुपूरित सौर ऊर्जा संपन्न सौर ऊर्जा प्रेरित पारिस्थितिक तंत्र के पास कितनी होगी, तो यहाँ भी आंसर सेम होगा, यहाँ भी आप कहेंगे 2000 किलो कैलोरी प्रति वर्ग मीटर। क्लियर, चाहे ये लिख के आए कि किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर या ऐसे लिख के आए 2000 किलो कैलोरी, दोनों में 2000 है। फिर कहा मानव अनुपूरित, अब मानव अनुपूरित कौन सा होगा, कृषि भाग, जहां मनुष्य कृषि करता है, जुताई करता है, तो वहां कितनी होगी, वहां ऊर्जा जाहिर सी बात है ज़्यादा होगी, वहां पर 20,000 किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर। क्लियर, कितनी होगी 20,000। और जब आपसे कोई कहे ईंधन, जहां पर आपके निकलता है पेट्रोल डीजल, वहां कितनी होगी, तो वहां ज़्यादा होगी, वहां होगी 2 लाख किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर। क्लियर, अब ये बात पुनः एक बार देख लीजिएगा। अगर कहेंगे स्वतंत्र प्राकृतिक सौर ऊर्जा, जहां पर प्रकृति स्वतंत्र रूप से प्रकृति पेड़ पौधों को उपजा रही, वहां पर मीटर स्क्वायर कितना है, तो आपने कहा 2000 किलो कैलोरी। क्लियर, जहां पर प्रकृति अनुपूरित ऊर्जा, ये है प्राकृतिक और ये प्रकृति से ही हम सौर ऊर्जा ले रहे हैं, लेकिन वहां प्रकृति और प्लस मानव की भी दखलंदाजी दोनों है। वहां पर जैसे आपने गार्डन वगैरह लगा रखा है, तो वहां पर कितना है, वहां पे 2000 कैलोरी। क्लियर, लेकिन आप अगर मानो वहां कृषि कर रहा है, ठीक है, उपज कर रहा है, तो कितनी होगी 20,000 किलो कैलोरी ऊर्जा पर मीटर स्क्वायर पर मिलेगी। और अगर ईंधन की बात करते हैं, वहां से डीजल पेट्रोल निकल रहा है, तो एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से किसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, स्वतंत्र प्राकृतिक सौर ऊर्जा में, प्रकृति अनुपूरित में, मानव अनुपूरित में या ईंधन अनुपूरित में। तो आप किस पे टिक करेंगे, ईंधन अनुपूरित में। अगर कहेंगे इसे आरोही अवरोही क्रम में लगाओ, तो सबसे नंबर 1 पर आपके ईंधन वाला, नंबर 2 पर मानव है, नंबर 3 पर प्रकृति अनुपूरित है और नंबर 4 पर स्वतंत्र वाला है। क्लियर, देखो नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते चले जाए। हालांकि इन दोनों की ज़्यादा है, लेकिन इन दोनों में अगर कहें इन दोनों में से ज़्यादा कौन है, तो इसकी अपेक्षा ये कुछ थोड़ा प्लस है। क्लियर, ये इनकी एनर्जी रही, ये क्लासिफिकेशन था जो ईपीओडम द्वारा किया गया था। क्लियर, ये आज की हमारी क्लास रही, मिलते हैं अगली क्लास में।